पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? यूपीए की सरकार ने 10 साल तक देश की सुरक्षा को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ताक दिया। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर तक पहुंच गया। क्या आतंकवादियों देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। 2019 के लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण का रण है और 13 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गुजरात की सभी 26 और केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान होना है। यूपी की 10 सीटें हैं, वहीं महाराष्ट्र की 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज कर्नाटक की 14 सीटों पर भी आज मतदान होगा। अमित शाह की गांधीनगर सीट और राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। वहीं बात रामपुर की, जहां पर आजम खान और जया प्रदा के बीच मुकाबला है। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव और अक्षय यादव में जंग है, तो बेहद दिलचस्प मुकाबला। तीसरे चरण का रण, थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 7 बजे से। और अब तीसरे चरण की 10 बड़ी बातें क्या है, खास बातें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, आपको एक एक करके 10 बड़ी बातें इस चरण से जुड़ी हुई बता देते हैं। तो आपको बता दें कि 7 चरणों में हो रहे चुनाव का सबसे बड़ा चरण है ये। 117 सीटों पर चुनाव आज होने जा रहा है। 14 राज्यों और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों पर वोटिंग होनी है। 18.85 करोड़ मतदाता हैं और वहीं 2.10 लाख पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे मतदाता। 18.85 करोड़ मतदाता 1600 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे आज। 25 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इस चरण में है। वहीं आपको बताएं कि 21% कैंडिडेट पर क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस में जिसमें 44%, बीजेपी में 39% है। समाजवादी पार्टी के देवेंद्र यादव की बात करें तो सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, जिनके पास 204 करोड़ की संपत्ति है। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। श्री वेंकटेश्वरलू HJP सबसे गरीब उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 9 रुपए अपनी संपत्ति बताई है। देश में पहली बार किसी सीट पर 3 चरण में चुनाव हो रहा है और वो सीट है अनंतनाग की सीट। जी हां, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का पहला लोकसभा चुनाव है ये, तो कई मायनों में दिलचस्प है। अमित शाह जो कि चुनाव गांधीनगर से लड़ रहे हैं, आज वहां पर भी वोटिंग होनी है। तो बेहद दिलचस्प ये चुनाव और बेहद दिलचस्प ये रण, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 117 सीटों पर लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा रण है आज और सवाल 117 सीटों का है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आज के चुनावी लड़ाई के बड़े योद्धा हैं जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। तो इनमें सबसे पहला नाम है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का, जिनके लिए आज गांधीनगर में वोटिंग होगी। तो अमित शाह एक बड़ा नाम आज के चुनाव में। तो दूसरा बड़ा नाम कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का है, जिनकी केरल की वायनाड सीट से वो किस्मत आज आजमा रहे हैं और तय जनता को करना है कि क्या होना है। बाकी 4 और बड़े खिलाड़ी कौन कौन से हैं? मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में है। अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती अपनी किस्मत आजमा रही हैं और बिहार की मधेपुरा सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे शरद यादव की चुनावी किस्मत आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। तो ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीवीआईपी सीट्स हैं, जिन पर नजर लगातार जी न्यूज की रहेगी। और अब ये भी आप जानिए कि
तीसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार भी हैं, तो इस चरण में कई हाई प्रोफाइल मतदाता भी मतदान करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अहमदाबाद में सुबह 7:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जो मतदान करेंगे सुबह 7:30 बजे। उसके बाद अमित शाह भी अहमदाबाद में सुबह 9 बजे वोटिंग करेंगे, जबकि अरुण जेटली 9:30 बजे वोटिंग करने पहुंचेंगे। वहीं लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपको एक एक करके सबका कार्यक्रम हमने बताया। लालकृष्ण आडवाणी सुबह 11:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तो कई वीवीआईपी चेहरे भी आज आपको दिखाई देंगे जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे और हर एक सीट से सटीक जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ आप सिर्फ जी न्यूज पर देख पाएंगे। तो रहिए लगातार हमारे साथ और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुबह से ही हर सीट का जायजा भी ले रहे हैं और वहां से क्या जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। यूपी के संभल का रुख करेंगे, रवि त्रिपाठी मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से भी रविंद्र कुमार मेरे साथ हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खालिद हुसैन है और पश्चिम बंगाल का भी रुख करेंगे, जहां के मालदा से पूजा मेहता मेरे साथ बनी हुई है। सबसे पहले मैं मैनपुरी का रुख कर लेती हूँ। रविंद्र कुमार, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मैनपुरी बहुत खास इस बार का इलेक्शन होने वाला है, हालांकि गढ़ तो है मुलायम सिंह यादव का, लेकिन मुलायम सिंह यादव आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार की जो रैली रही वो काफी दिलचस्प थी। तो चुनाव तो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है वहां का। बिल्कुल, देखिए यहाँ मुलायम सिंह यादव परिवार का एक गढ़ भी रहा है और समाजवादी पार्टी का यहाँ बोलबाला भी रहा है। पिछले 7-8 लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल मुलायम सिंह परिवार ही यहाँ से जीतते रहे, चाहे बसपा हो या बीजेपी हो। वो चुनौती देने की कोशिश तो की है, लेकिन वैसी चुनौती कभी नहीं मिली है मैनपुरी सीट पर जिसे मुलायम सिंह यादव परिवार को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। और इस बार तो आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने घोषणा की है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो जातीय समीकरण है या फिर मुलायम सिंह यादव परिवार जो दबदबा है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव की चुनौती बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, जीत का अंतर किसका कितना बड़ा होगा या कम होगा इसको देखने वाली बात है। हालांकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यादव परिवार के गढ़ में, जैसा कि अगर अमेठी और रायबरेली में जोर लगाया गया है कि गांधी परिवार के गढ़ में उनको चुनौती दिया है, उनको हराने की कोशिश की जाए, इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि यादव परिवार के गढ़ में घुसकर उनको हराया जाए। तो एक बड़ी चुनौती होगी। और मैं बता दूं कि जहां पर मैं खड़ा हूं सैफई में, यह अभिनव विद्यालय है, एक मॉडल यहाँ पर बूथ बनाया गया है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव और पूरा परिवार यहाँ पर वोटिंग देने आएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, शिवपाल सिंह यादव पहले सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पर वोटिंग करेंगे, उनका परिवार करेगा और 9:30 से 10, साढ़े 10 के बीच में पूरा मुलायम सिंह यादव का परिवार यहाँ पर वोटिंग करने आएगा, चाहे उसमें अखिलेश हो, तेज प्रताप हो या डिम्पल हो, खुद मुलायम सिंह यादव हो। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प यहाँ मुकाबला तो होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव आखिरी पारी यहाँ पर चुनाव के रूप में लड़ेंगे और उनका साथ दे रही है इस बार मायावती। तो जाहिर तौर पर चुनौती भी कम नहीं है। और रविंद्र, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ इस वक्त ब्रह्म प्रकाश भी जुड़ गए हैं, रामपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, रामपुर भी बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार आजम खान को टक्कर जया प्रदा दे रही हैं, जो कभी उनके साथ हुआ करती थी, लेकिन अभी हाथ अलग हो गए हैं, साथ हट गया है, छूट गया है और इसीलिए दिलचस्प हो गई है बहुत। यहां पर किस तरह की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि मतदान होने में अभी थोड़ा सा वक्त बचा है? बिल्कुल शिरीन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखाता हूं पहले वोटर्स के लिए, क्योंकि वोटर्स के लिए जो है स्वागत के लिए पूरी तैयारियां पोलिंग सेंटर पर हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, मैं रामपुर के दनियापुर पोलिंग सेंटर पर हूं। इस जगह पर मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वोट करेंगे, 8 बजे सुबह वोट करने आएंगे। और देखिए, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है कतार की, महिलाओं के लिए अलग, और पूरी तरह से अंदर जो है जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये तो रही वोटिंग की बात। और रामपुर की जहां तक बात करें तो देखिए, इस बार की जो पूरी सियासत है, अगर आप कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की, वो रामपुर के आसपास ही गर्माती रही है, क्योंकि जिस तरह से बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, चाहे आप आजम खां के बयान देख लीजिए, चाहे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के बयान देख लीजिए, या फिर बाद में जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से बयान दिया गया, जयप्रदा की तरफ से बयान आए, तो वो देख लीजिए। तो ये इसके चलते चुनावी माहौल बेहद गर्म हो गया है और मुकाबला भी इस बार कड़ा है। अब वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने
खासतौर पर इंतजाम किए हैं कि वोटरों की सहूलियत के लिए। लेकिन आज हमें चौंकाने वाली बात एक ये मिली शीरीन की जो ये रास्ता वोटिंग के लिए आता है वो रास्ता एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एक जगह, क्योंकि वहां मिट्टी लाकर सड़क पर डाल दी गई है तो उस रास्ते से गाड़ी नहीं गुजर सकती है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात देखने को मिली, कहां कैसी लापरवाही रही प्रशासन को देखना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग की और जी न्यूज की तरफ से भी अपील है, वोटर निकलें और आज अपना वोट करें। हम इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए इस पोलिंग सेंटर पर, लेकिन मुकाबला कड़ा है इस सीट पर। शीरीन, बिल्कुल, जी न्यूज लगातार लोगों से अपील करता है, देशवासियों से, चूंकि आपका हक है और आपका कर्तव्य भी है साथ ही, इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आज अपने घर से जरूर निकलिएगा। चलिए, मैं अनंतनाग का रुख करूंगी, खालिद मेरे साथ वहां से बने हुए हैं। खालिद, जरा वहां पर भी बताइए किस तरह के इंतजामात हैं, चूंकि वहां मुकाबला तो दिलचस्प है लेकिन सबसे ज्यादा जो चुनौती होती है वो सुरक्षा बलों की होती है और वहां पर जो अधिकारी होते हैं उनकी होती है। देखिए, निसंदेही अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा की है, क्योंकि ये पहला ऐसा क्षेत्र है देश में जहां 3 चरणों में एक ही क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। महबूबा मुफ्ती यहां से किस्मत आजमा रही है। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र के लिए 300 कंपनियां तैनात की गई है अतिरिक्त मात्रा में। और केवल जो आज अनंतनाग जिले का चुनाव हो रहा है जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उसके लिए 100 कंपनियां जो है सीआरपीएफ की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जगह जगह तैनात किए गए हैं। और अगर मतदाताओं की बात करें तो 5 लाख मतदाता हैं जो आज मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या मतदान ठीक ठाक हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि काफी इनपुट्स हैं कि पत्थरबाजी हो सकती है, कहीं कोई गतिविधियां हो सकती है। इसलिए 3 लेयर सिक्योरिटी को कर दिया गया है। एक लेयर जो बूथ्स को सुरक्षित करेगा, दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा और तीसरा जो मिलिटेंसी रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उससे जूझेगा। यानी तिकोनी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए और उसको लेकर जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हमें 2017 में उपचुनाव जो हुए थे वो स्थगित करने पड़े थे क्योंकि सुरक्षा के काफी कंसर्न्स थे इस इलाके में। और इस बार ये चांस लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और 3 चरणों में यहाँ चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में आज अनंतनाग के होंगे और दूसरे चरण में 29 तारीख को कुलगाम के होंगे और तीसरा चरण जो 6 मई को होगा वो पुलवामा और शोपियान का होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा देखने वाली बात ये होगी कि क्या दक्षिणी कश्मीर जो 2016 से बड़ा ही टेंस रहा है, इस बार मतदाता आके मत का इस्तेमाल कर पाते हैं और कितना प्रतिशत मतदान होता है, ये देखने वाली बात होगी इस क्षेत्र से। बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है मतदाताओं का कि वो आए जब वोटिंग शुरू हो और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ठीक है, हमारे साथ पूजा भी जुड़ी हुई है मालदा से। पूजा का मैं रुख कर लेती हूँ। पूजा, किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चुनाव हिंसक हो जाता है, वहां पर स्थितियां अलग होती हैं, अलग तरह की होती हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि तैयारियां कैसी हैं, वोटर्स का स्वागत करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए शीरीन, जहां तक सुरक्षा इंतजाम की बात है, यहाँ पर 92% सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये क्योंकि पश्चिम बंगाल के इतिहास में हिंसा जुड़ी हुई है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं यहाँ पर हिंसा दिखाई देती है। लिहाजा जो है वो चाहे चुनाव प्रक्रिया में जुड़ते हैं जो अफसर, उनकी मांग थी और जो वोटर है उनकी भी मांग थी कि बिना सेंट्रल फोर्स वो अपना वोट डालने भी नहीं जाएंगे। और चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले अफसरों ने भी ये कहा था कि वो पोल बॉयकॉट करेंगे अगर सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। और जहां तक इन सीटों की बात है, क्योंकि आज तीसरे चरण में जो 5 सीटों पर मतदान होना है, ये एक आखिरी कांग्रेस का गढ़ है पश्चिम बंगाल में। ये जो 5 सीटें हैं, बालूरघाट, जंगीपुर, मालदा उत्तर, दक्षिण और मुर्शिदाबाद, इन 5 सीटों में से 3 सीटें जो है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास था। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे बड़े नेता हो कांग्रेस के या कांग्रेस के समर्थक हो, भारी संख्या में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिरी जो गढ़ बचा है पश्चिम बंगाल में, उसे कैसे कायम रखे। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के लिए भी ये प्रेस्टीज फाइट है, क्योंकि ये जो कांग्रेस बैस्टियन है, वहां पे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत पाती है। लिहाजा दोनों पार्टियों ने जो है
है अपना एकदम फुल परसेंटेज यहाँ पे दिया है, सारी एफर्ट डाली है। वहीं एक और चीज आपको बता दें, बीजेपी ने भी यहाँ पे चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है अगर वो जीतते नहीं भी है तो कम से कम उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में आ सकते हैं। शिरीन, बिल्कुल, तो मतदाताओं को ये तय करना है जो दावे पार्टियां कर रही हैं वो कितना सही है, क्योंकि अधिकार मतदाताओं का है और वो अपने मत का इस्तेमाल आज जरूर करेंगे। अब मैं सीधा रुख कर लेती हूँ संभल का। मेरे साथ वहां से रवि जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं संभल से। रवि, आप भी जरा बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का मिजाज फिलहाल आप देख रहे हैं, चूंकि अभी वोटिंग में तो टाइम है लेकिन तैयारियां तो मुकम्मल हो गई होंगी। बिल्कुल, आपको संभल में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए उत्साह देखिए लोगों में कि जिस तरह से वोटर अभी से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये संभल का शंकर इंटर कॉलेज बोला जाता है। यहाँ पे तमाम लोग पहुंच चुके हैं, इनकी तैयारी में लगे हैं। कुछ लोग पोलिंग एजेंट भी होंगे, कुछ पार्टी से जुड़े होंगे, कुछ लोग मतदान करने के लिए आए होंगे। आपको बताना चाहेंगे संभल इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये गढ़ था समाजवादी, बसपा का और कांग्रेस का। इसमें पहली बार सेंध लगाई थी बीजेपी ने। पिछली बार में लगभग 5000 के मार्जिन से जीते थे। और प्रदेश में अगर बताएं, अगर इस सीट से जीत बीजेपी टक्कर दे रही है और जीत जाती है तो इसका मतलब मानिए कि बीजेपी अपने लहर में कामयाब है और बीजेपी यहाँ पीछे रहती है। तो कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि बीजेपी की सीटें कम हो सकती है उत्तर प्रदेश में, उस तरह का माहौल है। क्योंकि इस सीट से मुलायम सिंह यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं, रामगोपाल यादव सांसद रह चुके हैं। ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और ये सीट आमतौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस की मानी जाती है। बीजेपी अगर ने पिछली बार सेंध लगाया था। हम लोगों से बात करते हैं कि लोगों के जहन में इस बार क्या है, क्योंकि टक्कर इस बार कहाँ है, किस तरह का चीज चल रही है संभल सीट पे, क्यों संभल पे आप लोग रहने वाले नौजवान भी हैं, आप तमाम लोग हैं, किस तरह का मुकाबला है? कहीं कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और मैंने ये तय कर लिया कि बैठती बात को पीऊंगा, पहले मतदान करूंगा और मैं मतदान करने जा रहा हूँ। मोदी जी की हवा है और मोदी जी के पक्ष में लहर। आप लोग सुबह सुबह मतदान करने के लिए आए हैं, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? तो सुबह से देश हित के लिए मतदान कर रहे हैं और मोदी जी के लिए मतदान कर रहे हैं। आप भी मतदान के लिए आए हुए, आप क्या सोच के आए? के लिए कर रहे हैं हम तो समाजवादी। आपने क्या सोच के मतदान करने का? मैंने आज, अब तक हम लोग अपने स्वार्थ को लेकर वोट करते थे, लेकिन आज राष्ट्र हित के लिए पहली बार वोटर जागा है और राष्ट्र हित के लिए वो वोट करेगा। आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने उसका विरोध किया था और बाहर निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बर्क साहब जो है, शफीकुर रहमान बर्क जो है, वो वंदे मातरम का उन्होंने विरोध किया था। उसके बाद पूरे देश में ये चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो रणनीति रही है, बीजेपी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, उस राष्ट्रवाद की भी यहाँ परीक्षा है कि जिस तरह से जो यहाँ वोटर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कहें, आपको दलित कहें और यादव कहें, ये समीकरण एक बनता है जिससे ऐसा लगता है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा वो भी बसपा के पहले यहाँ से एमएलसी रहे हुए हैं। तो उस स्थिति में बीएसपी के जो मतदाता है, जो एक तरह का जो दलित मतदाता है, उसको वो तोड़ के ला सकते हैं इनके खेमे में। और साथ ही साथ जो यादव मतदाता है उसमें भी डिवीजन हो सकता है। अगर डिवीजन ऐसा होता है तो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और पिछली बार हार जीत का फासला महज 5000 का था। सपा बसपा अलग चुनाव लड़े थे, इस बार सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है संभल में। और संभल गढ़ है, इस गढ़ में अगर सेंध लगा पाती है बीजेपी तो माना जाएगा कि बीजेपी की जो लहर थी पूरे 2014 में वो शायद बरकरार रहेगी। बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था रवि कि जिस तरीके से लोगों ने मुद्दों की बात की और उन मुद्दों में सबसे ऊपर देश हित को रखा, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद को रखा। चूंकि अब ये मुद्दों के साथ जुड़ गया है और लोग यही सोचकर अपने घरों से बाहर निकलते हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, चूंकि बात देश की है और जब देश की बात होती है तो वो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आप सभी के पास आऊंगी अपडेट के लिए सीधा। लेकिन नंबर 1 मुकाबला जो होने जा रहा है आज का, वो गुजरात की गांधीनगर सीट और साथ ही केरल के वायनाड सीट पर है। दोनों मुख्य पार्टियों के अध्यक्ष चुनाव मैदान में हैं। गांधीनगर की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उम्मीदवार हैं यहां से, जो कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार पहुंचे हैं। पहली बार अमेठी के अलावा वो किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सीट जो उन्होंने चुनी वो वायनाड। तो दोनों ही सीटें कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और दोनों ही सीटों पर आज दोनों ही पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। चलिए रविंद्र कुमार के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ूंगी, मैनपुरी से मेरे साथ है रविंद्र। जैसा कि आप भी बता रहे थे और सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वो वोट डालने के लिए भी पूरा परिवार वहीं जाता है। और मुलायम सिंह यादव जब इस बार महागठबंधन के मंच पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार जिताइएगा, चूंकि मायावती आई है। तो ये काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जीत
होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन अगर होती है तो कितनी बड़ी होती है, फासला क्या होता है? देखिए शेरीन, ये मैनपुरी जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी 1952 में अस्तित्व में आया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 1952 में कांग्रेस जीती, लेकिन 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी कहीं न कहीं एक इस पूरे क्षेत्र में अगर समाजवाद की बुनियाद अगर डल गई थी तो 1957 में। हालांकि उसके बाद कई चुनाव हुए, कांग्रेस लगातार जीतते रही। हालांकि जनता पार्टी की लहर में जो एक लहर थी कांग्रेस के खिलाफ, वो उसके उम्मीदवार जीतते रहे, फिर कांग्रेस आई। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी जो 1992 में मुलायम सिंह यादव ने गठित किया था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला रहा। उसी पार्टी के यहाँ पर से उम्मीदवार जीतते रहे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या उनके परिवार का हो या समाजवादी पार्टी के बलराम सिंह यादव जैसे नेता हों। तो कहीं न कहीं यहाँ पर चुनौती काफी मुश्किल है दूसरी पार्टियों के लिए। हालांकि 2014 में मोदी लहर में यहाँ पर चुनौती मिली थी मुलायम सिंह यादव को, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीत गए थे। और इस बार तो बसपा और सपा सब एक साथ है, यहाँ कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया है। मुलायम परिवार से जो अलग हुए हैं शिवपाल सिंह यादव, उनकी पार्टी भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है। और शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही घोषणा की कि अपने भाई को जिताने के लिए, बड़े भाई को जिताने के लिए हर कोशिश करेंगे जो भी उनसे हो सकता है। यानी पूरा कुनबा एक साथ है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर। तो जाहिर तौर पर सीधा मुकाबला मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के, यानी मुलायम सिंह यादव और मोदी लहर अगर है तो, जैसा कि बीजेपी कह रही कि मोदी लहर भी है और मोदी अंडर करंट भी है, राष्ट्रवाद भी है और विकास भी है, उसका कितना असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए कहीं ना कहीं आखिरी चुनाव में थोड़ी बहुत चुनौती अगर है तो बीजेपी ही यहाँ दे रही है। बिल्कुल, लेकिन आश्वस्त जरूर है, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और लगातार जी न्यूज एक एक अपडेट हर एक सीट से आप तक पहुंचाएगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन अब हम एक नजर उस बात पर डाल लेते हैं, एक दिलचस्प जंग की अगर हम बात करें तो, या फिर कहें कि जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है, लड़ाई कहां पर है ये अब देखिए। पहला नंबर रामपुर सीट का है, जहां पर बीते दौर के भाई बहन और अब जमकर राजनीतिक दुश्मनी निभा रहे आजम खान और जया प्रदा के बीच आज मुकाबला होना है। दोनों के बीच जमकर तनातनी देखी गई बीते दिनों, आपने देखी होगी किस तरीके से जुबानी जंग लड़ी गई। दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं। कांटे की दूसरी टक्कर यूपी के फिरोजाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर बीजेपी की सीधी जंग समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव हैं या फिर अखिलेश यादव के बागी चाचा शिवपाल यादव से। यहां पर आपको ये भी बताएं कि वोटरों को यह तय करना होगा कि आखिर वो किसके साथ जाएंगे। कांटे की तीसरे जंग की बात तिरुवनंतपुरम सीट पर है। यहां कांग्रेस के शशि थरूर को इस बार बीजेपी के केरल के दमदार नेता राजशेखर से कड़ी चुनौती मिल रही है। राजशेखरन से राज्यपाल का पद छोड़कर वापस मुख्यधारा की राजनीति में लौटे हैं राजशेखरन, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता आज करेंगे। कांटे की चौथी अब जंग ओडिशा के पुरी सीट पर है। यहां पर आपको बता दें कि पुरी में पार्टी प्रवक्ताओं का मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं और ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें उनकी टक्कर बीजू जनता दल के प्रवक्ता पिनाकी मिश्रा से हो रही है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर आमने सामने जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है, कांटे की टक्कर है और इन सीटों पर भी हमारी निगाहें रहेगी। चलिए मैं पूजा के पास एक बार फिर से जाऊंगी। पूजा, आप जिस तरीके से जिक्र भी कर रही थी कि अगर पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की बात करें तो यहां पर इलेक्शन बहुत आसान नहीं होता है, हिंसक घटनाएं बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि मतदाता खुद भी डरते हैं निकलने से। और इस बार तो मांग भी की गई थी कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से पुख्ता की गई हैं, क्या कुछ अलग तरह के इस बार इंतजाम है, जरा उनके बारे में भी बताइएगा। शीरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चुनाव शुरू होने से पहले ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ऑपोजिशन पार्टीज, उनकी ये मांग थी और वो बार बार इलेक्शन कमीशन जाकर ये कह रहे थे कि उनको स्टेट पुलिस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लिहाजा जिन जिन पोलिंग स्टेशन और बूथ पर स्टेट पुलिस की तैनाती है वहां पर हिंसा ज्यादा हो सकती है और अगर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाता है तो हिंसा नहीं होगी और वोटर में काफी कॉन्फिडेंस भी होगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि चुनाव प्रक्रिया से जो अफसर जुड़ते हैं, जो पोलिंग पर्सनल होते हैं, उन्होंने भी पोल बॉयकॉट का एक थ्रेटन किया था। वो लोगों ने ये कहा था कि अगर सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं करती है चुनाव आयोग तो जो है चुनाव प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेंगे।
तीसरा एस्पेक्ट आपको बता दूं, वोटर जो है दूसरे चरण के मतदान में हमने देखा कि कितने सारे ऐसे वोटर थे जो बूथ जाने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। और जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि वो अब मतदान तभी करेंगे जब पोलिंग स्टेशनों और बूथों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाएगी। लिहाजा जो है इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से यहाँ पे 92% सेंट्रल फोर्स की तैनाती की है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया गया है, रूट मार्च किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वो जाकर अपना वोट कास्ट करे। शिरीन, ठीक है, चलिए एक बार फिर से अनंतनाग करो। खालिद, आपसे भी मेरा यही सवाल, चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, चूंकि वोटर्स को कई बार धमकाया भी जाता है, वोटर्स खुद भी कई बार बाहर आने में डरते हैं, लेकिन इस बार तैयारियों को लेकर पूरी इस बात की जानकारी दी गई थी और इसे लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आप कौन सी जानकारी देंगे सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 लेयर सुरक्षा इस इलाके में तैनात की गई है। करीबन 300 कंपनियां हैं जो पूरे क्षेत्र को एडिशनल ट्रूप्स जो है लगाए गए हैं। इसके अलावा जो वहां तैनात हैं अभी हर जिले में वो तो रहेंगे ही, लेकिन एडिशनल 300 सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई है। ये तो रहा सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो कहीं न कहीं जमीन खो चुकी है इस इलाके से और अपना किस्मत आजमा रही है इस बार, और इस क्षेत्र पे उनकी हार और जीत उनका सियासी मुस्तकबिल तय करेगी। और महबूबा मुफ्ती ये दाव खेल चुकी है। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि पीडीपी का सियासी मुस्तकबिल भी इसी क्षेत्र से तय होगा, क्योंकि 6 बार अब तक वो चुनाव यहाँ से जीत चुकी है, विधायक भी रह चुकी है, सांसद भी रह चुकी है और काफी गढ़ माना जाता है पीडीपी का दक्षिणी कश्मीर। लेकिन इस बार कहीं न कहीं मतदाताओं में नाराजगी जरूर दिख रही है उनके प्रति। उनकी कांटे की टक्कर जो है गुलाम मोहम्मद मीर जो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस आई के, उनके साथ हो रही है। और ये कहीं न कहीं एक मेजर एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस सीट का, जहां से महबूबा मुफ्ती को आर या पार की लड़ाई है। अगर वो जीत जाती है तो उनका जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का कश्मीर में वो कहीं न कहीं बरकरार रहेगा। लेकिन अगर वो हारती है तो न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि पीडीपी को भी एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा इस जगह से, और फिर शायद सर्वाइवल करने में काफी समय लगेगा। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा चप्पे चप्पे पर है। तीनों एस्पेक्ट्स को देखा गया है। बूथ जो है जहां पे पोलिंग होनी है वहां पर एक तरफ से सुरक्षा रखी गई है, वहीं मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अलग से सुरक्षा रख दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को तैनात उस पर भी सुरक्षा रख दी गई है। वहीं आर्मी को कॉल बैक के लिए रखा है, अगर कहीं ऐसी आपातकाल स्थिति आती है तो उनको भी कॉल किया जा सकता है। यानी 3 चरणों में जो मतदान हो रहे हैं इस एक क्षेत्र के, उसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा है। मतदाताओं में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि वो अगर मत करते हैं तो वो सुरक्षित है, वो मतदान केंद्र तक जा सकते हैं, कहीं पत्थरबाजी नहीं होगी, कहीं कोई मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाया जाए। जी ठीक है ब्रह्म प्रकाश, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि रामपुर सीट पर आप हैं इस वक्त, वहां से हमें अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन रामपुर का मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो गया चूंकि यहां पर जया प्रदा जो कि पहले दोस्त थी और आजम खान खुद उनके लिए प्रचार पहले करते थे, लेकिन अब यहां पर स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। और बीते दिनों अगर देखी जाए तो जुबानी जंग बहुत ज्यादा हुई। मुद्दे क्या थे, आप किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे ये अलग बात, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, पूरा चुनाव और उसकी तैयारी जो थी इन दोनों पार्टियों की, यही देखने को मिली लास्ट मोमेंट। बिल्कुल, देखिए जुबानी जंग में सिर्फ तीखे हमले ही नहीं हुए बल्कि एक मर्यादा की जो सीमा है वो भी लांघ दी गई। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने आजम खान पर प्रतिबंध लगाया था। और आप देखिए कि रामपुर पर नजर इसलिए भी है कि इन बयानों के बाद आप उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। जिस तरह से बयान दिए गए हैं आजम खान की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से और बाद में जयप्रदा की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, रामपुर में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और महज 35,000 वोटों से हारी थी। रामपुर में जो समीकरण है, जिस तरह से मुस्लिम माहौल सीट है, इस पर लगभग आधी आबादी मुस्लिमों की है और लगातार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जीतती रही है। खुद जयप्रदा समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार आजम खान के लिए मायावती भी वोट मांगने आई हैं, उन्होंने भी अपील की थी। लिहाजा मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो गया है इस सीट पर, क्योंकि जिस तरह से 2014 में बीजेपी ने शिरीन ये सीट छीनी थी क्योंकि मोदी की लहर थी। और आप सोचिए कि रामपुर की सीट भी
पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें बीजेपी जीती थी, आप सोचिए पहली बार है कि उत्तर प्रदेश से 2014 में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं पहुंचा था संसद में। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना होगा। रामपुर की बात करें तो रामपुर में 16,78,000 मतदाता हैं जो लोग, और 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आप अगर देखें इन 11 उम्मीदवारों में तो अगर 4 को छोड़ के बाकी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के नाते इस पर कब्जा रहा है कांग्रेस का, सपा का। बीजेपी को मुश्किलें रही हैं, लेकिन 2014 में बीजेपी ने पासा पलटा, इस सीट को जीता, बीजेपी के कैंडिडेट जीते। इस बार अब जयप्रदा को बीजेपी ने उतारा है, आजम खां खुद मैदान में है, तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं इसलिए भी कि किस तरह का रिजल्ट आता है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिए गए हैं दोनों तरफ से, क्या पोलराइजेशन होता है, क्या एक महिला के खिलाफ जो बयान दिया गया है, जयप्रदा एक महिलाओं के खिलाफ बयान को लेकर महिलाओं में गुस्सा भी माना जाता है, तो किस तरह से स्थिति बनती है देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको पोलिंग बूथ की भी थोड़ा जानकारी दे दूं कि लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग देखिए पहुंच गए हैं। और आपको ये भी बता दूं, खासतौर पर जी न्यूज लगातार बता रहा है, अपील भी कर रहा है मतदाताओं से कि आपके लिए तमाम सहूलियतें हैं चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए कालीन बिछा दी गई है वोटर्स को आने के लिए, और आप आइए वोट करिए, और सारे इंतजाम अंदर भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अंदर जो है ईवीएम का जो मॉक ट्रायल होता है वो भी शुरू हो गया है, और सारी चीजें जांच करके वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के पोलिंग सेंटर पर इंतजाम पूरे हैं। 8 बजे मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वोट करने आएंगे, और 10 बजे जयप्रदा रामपुर में वोट करेंगी, और इसके बाद दोपहर में आजम खां वोट करेंगे। तो लेकिन इस सीट पर सभी की निगाहें शीरीन, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। मुकाबला कड़ा है और पोलिंग बूथ पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, और अब आपका इंतजार हो रहा है। अपने घरों से निकलिए, जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिएगा। थोड़ा देर, बस अब थोड़ी ही सी देर और बची है वोटिंग शुरू होने में। रवि त्रिपाठी, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी। वहां पर आपके पास लोग भी मौजूद थे, अगर हैं तो उनसे भी बात करिएगा, नहीं तो आपने बात की होगी कि आखिर ठीक है लड़ाई किसके बीच है, लहर किसकी है, ये अलग चीज है, लेकिन मुद्दे क्या है, क्या सोचकर, आज जहन में क्या सोचा लोगों ने जिसको लेकर वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, किस पार्टी को चुन रहे हैं ये उनका हक है, लेकिन मुद्दे क्या है ये बहुत जरूरी है जानना। देखिए, जहां तक संभल की बात है तो संभल में दोनों दल संभल कर चल रहे हैं। दोनों को ये डर है कि देखिए, अगर बात करें महागठबंधन की तो वो पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा भुगत चुके हैं और 5,000 के मार्जिन से चुनाव हार चुके थे जो विपक्ष के लोग हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी भी इस कॉन्फिडेंस से अलग निकल रही है, ओवर कॉन्फिडेंस वो भी नहीं रख रही है, और पिछला जो उम्मीदवार था उनको बदला है। पिछले बार के जो कैंडिडेट थे उनको बदलकर नया कैंडिडेट लाया गया है, बसपा से जुड़े आदमी को लाकर चुनाव में उतारा गया है ताकि उनके वोट बैंक को आप खींच सके। तो दोनों की तरफ से एक तरह से कहा जाए संभल कर चला जा रहा संभल में। और जो असली बात है, जो असली मुद्दे हैं यहाँ जो देखने को मिला लोगों से बात कर वो साफ तौर पर क्लियर है। अगर कहा जाए तो जो हिंदू चाहे जो बीजेपी सपोर्टर्स मतदाता है उनका मानना है कि राष्ट्रवाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की छवि, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके आधार पर वो मतदान करेंगे। तो दूसरी तरफ से ये है कि अगर मुस्लिम मतदाता हो चाहे दलित मतदाता हो, उनमें यह है कि समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंडिडेट को उनको आगे लेकर जाना है, क्योंकि उनको दिखाना है कि महागठबंधन भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। तो मुद्दे लोकल विकास के मुद्दे भी हैं, क्योंकि इस इलाके में विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। संभल एक तरह से कहा जाए एकदम अलग से किनारे, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल किनारा वाला सीट है, लेकिन आपको बताएं इसीलिए विकास की आस है लोगों को, और विकास कौन दे सकता है ये लोगों ने तय कर लिया है, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल अब से थोड़ी ही देर में करेंगे। मेरे साथ आप सभी रहिए, मैं फिर से आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पहले बता देते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग में सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अहमदाबाद के रानी मतदान केंद्र में वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 7:30 बजे मतदान केंद्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होना है। आज पिछली बार ये सभी 26 सीटें बीजेपी के ही खाते में गई थी, और इन सभी 26 सीटों को बचाना एक बड़ी जो चुनौती है वो बीजेपी के लिए यहां पर होगी, और साथ ही दूसरे विपक्षी जो दूसरे दल हैं उनकी भी निगाहें इन सीटों पर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे पहुंच जाएंगे। हमारे साथ रविंद्र हैं। रविंद्र, अपना वोट कास्ट करने के लिए प्रधानमंत्री भी पूरी तरीके से तैयार हैं, वोटों की अपील लोगों से वो करते हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। 7:30 बजे का वक्त तय हुआ है जब पीएम पहुंचेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए
लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन जाहिर तौर पर जब वो पूरे देश से अपील करते हैं, युवाओं से, सभी से अपील करते हैं कि आप मतदान करें, तो खुद मतदान करने से कैसे दूर रह सकते हैं। और यही वजह है कि आज 4 रैलियां होने के बावजूद वो सुबह 7:30 बजे अपना मतदान करेंगे, उसके बाद पार्टी के प्रचार के लिए प्रचार में लग जाएंगे। लेकिन 2 लोकसभा क्षेत्र है, आप गांधीनगर और मैनपुरी जहां पर, वहां से अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव शायद आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और दोनों, एक बीजेपी का गढ़ रहा है और दूसरा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तीसरे चरण में ये दोनों सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व को लेकर और कद को लेकर। जिस तरह के बड़े बड़े नेता वहां दोनों जगह से खड़े हैं। और अमित शाह का आप देखिए, नॉमिनेशन के दिन मैं वहां था, एक लोगों का हुजूम था, क्योंकि बीजेपी कैडर भी है, पार्टी अध्यक्ष भी है, उनका अपना कद भी है और जाहिर तौर पर इसलिए चुनाव भी लड़ रहे हैं क्योंकि वो उनका खुद का कहना रहा हमेशा कि वो जनता के बीच से चुनाव लड़कर आते रहे हैं, चाहे विधानसभा हो। इसलिए वो राज्यसभा तो गए थे क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा था। अब लोकसभा चुनाव है तो मैं पहली बार चुनाव लड़ूंगा, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर मुलायम सिंह यादव मायावती से टाई अप होने के बाद जो रैली हुई, संयुक्त रैली हुई, आपने देखा कितने सालों बाद दोनों एक साथ भी रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जोश, दूसरी तरफ एक भावना है। अब देखना है कि भावना मैनपुरी पर कितना हावी होता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रवाद है, विकासवाद, ये मुद्दे यहाँ पर हावी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। और जितना जीत का जो आंकड़ा रहा है समाजवादी पार्टी का कम से कम 2014 में बीजेपी के खिलाफ, वो कितना कम होता है या फिर यहाँ का आंकड़े क्या बदलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आंकड़ों का एक खेल होता है दरअसल। और गांधीनगर सीट की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे रविंद्र, वैसे तो ये पारंपरिक सीट बीजेपी की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है चूंकि अपने राजनीतिक करियर का पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमित शाह और पूरे दमखम के साथ उन्होंने पूरे तरीके से इस बात को लेकर वो आश्वस्त भी दिखाई दिए थे, कॉन्फिडेंट थे कि जीत उनकी ही होगी। तो ये बड़ा चुनाव बीजेपी से ज्यादा अमित शाह के लिए है, क्योंकि कितनी बड़ी जीत होती है ये काफी देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने रोड शो किया, उस रोड शो में काफी भीड़ थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं गए हैं। गांधीनगर में लोग लगातार पार्टी के संगठन देख रहे हैं, खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतियां बना रहे हैं, रणनीति भी बनाई जा रही है। और उसके बावजूद वो गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना रोड शो भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं और आज मतदान भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जोश है। और गांधीनगर सीट पर कोई बीजेपी के लिए आज तक कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रही है। वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियत वहां से चुनाव जीतते रहे। और इस बार तो बीजेपी के चाणक्य जो कहे जा रहे हैं, अमित शाह खुद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि जनता के बीच से वो हमेशा चुनाव जीते रहे। इस बार लोकसभा चुनाव वो जनता के बीच से ही चुनकर वो जाना चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्र के पड़ाव पर, जिस पड़ाव पर लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर हैं अभी, तो इसलिए उनको एक तरह से कहा गया कि आपकी जगह पर युवाओं को मौका दिया जाए और अमित शाह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जीत का आंकड़ा ज्यादा हो, यही कोशिश अमित शाह की भी है। और गुजरात के बड़े बड़े नेताओं के, चाहे मुख्यमंत्री हो या वहां के संगठन हो, पूरी वहां पर जोर लगाया गया, रणनीति बनाई गई है कि जितना आंकड़ा हो सकता है, जितने जीत का आंकड़ा होगा वो ज्यादा हो, एक रिकॉर्ड बने। आज तक की गांधीनगर सीट से इतनी बड़ी जीत कोई हासिल नहीं किया गया है जितना कि अमित शाह की है। और यही दिखाने की कोशिश है, यह रणनीति कम से कम गांधीनगर लोकसभा सीट से। आप देखिए प्रधानमंत्री आज जब अब से थोड़ी देर बाद ही वहां वोटिंग करेंगे, तो जाहिर तौर पर उसका भी असर गांधीनगर लोकसभा सीट पर पड़ना ही है। बिल्कुल, चलिए, तो ये तो बीजेपी की बात हो गई। लेकिन रवि, आपके पास मैं आती हूँ, अब जिक्र कांग्रेस का कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत ऊहापोह वाली रही इस पूरे इलेक्शन के दौरान। तैयारियों से लेकर बात कर लें, गठबंधन को लेकर बात कर लें, क्योंकि साथ सबने छोड़ दिया, उसके बाद अकेले कांग्रेस है। और कितना महत्वपूर्ण तीसरा चरण कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भी किस्मत का आज फैसला होना है। लेकिन सीट इस बार अमेठी नहीं है। अमेठी में तो इलेक्शन होगा, लेकिन बात वायनाड की कर रही हूं मैं। देखिए, बेसिकली आज का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 300 के पार का आंकड़ा चला जाएगा। आज 303 के आसपास सीटों पर मतदान हो जाएगा। तो एक बात मान के चलिए कि बहुमत वाली जो सीटें हैं, मतलब मैक्सिमम जो सीटें हैं, उस पर मतदान आज हो चुका होगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड से चुनाव लड़ने के पीछे जो तर्क दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी दक्षिण भारतीय जो वोटर हैं, जो दक्षिण का इलाका है, जैसे खासतौर पर चाहे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, चाहे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, इन इलाकों में इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। और वहां चूंकि बीजेपी उस इलाके को इग्नोर करती है, इस वजह से वहां गए
हैं, लेकिन जो बीजेपी की तरफ तर्क दिया गया कि वो भाग के गए, उनको डर है कि अमेठी में वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेफ सीट चुना है। वायनाड ऐसी सीट है जो कि मुस्लिम बहुल सीट है और खासतौर पर मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उन पर आरोप भी लगे, उन पर उनके जो विजुअल्स चले थे जिसमें जैसे झंडे दिखाए गए मुस्लिम लीग के, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी थी कि राहुल गांधी क्या सीट छोड़कर वाकई भाग गए हैं या राहुल गांधी अपने वोट बैंक कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए वहां गए हैं। तो तमाम तरह की बातों आरोपों के बीच एक फायदा है कि केरल में भी आज चुनाव होना है और केरल में ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा होने वाला है। हालांकि अमेठी में इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी यहां से वहां गए हैं, लेकिन राहुल गांधी अमेठी में भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और देश भर में आज एक बात मान के चलिए कि बहुमत का चुनाव है। आज 300 के पार का आंकड़ा चला जा रहा है और इसके बाद बाकी सीटों पर होगा 543 सीटों पर पूरा मतदान होगा, लेकिन आज का इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि आज बहुमत के आंकड़े का पार कर गया, लोकसभा सीटें बहुमत के आंकड़े को पार कर गई हैं। तो कुल मिलाजुला के सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ वोटर भी हैं। देखिए अभी से यहाँ हलचल मचनी शुरू हो गई है, सिक्योरिटी के लोग हैं, फोर्सेज के लोग हैं, तमाम और लोग भी यहाँ बात करने के लिए नौजवान लड़के हैं जो कि देखिए वोटर के यहाँ काम करेंगे। सब लोग क्या आप लोग मतदान करने की तैयारी में है? जी जी। कहाँ है वोटर लिस्ट आपका? वोटर लिस्ट आप भी वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं? क्या मुद्दे हैं? किस विकास के मुद्दे पर है? क्या जी मुद्दा है? विकास के मुद्दे पर है। जो भी नेता आया आज तक किसी ने विकास नहीं करा है। हम एक अच्छा नेता चुनना चाहते हैं अपने शहर में, मोदी जैसा नेता जिसके लिए हमें देश का विकास हो, हमारे संभल शहर का विकास हो, सबके लिए विकास। आप क्या सोच के मतदान करेंगे? आप मतदान करने आएंगे तो क्या सोच के क्या? ये विकास है क्या हमारा नेता जो भी हो अपने सही नीति से सबको देखे, पब्लिक को, और बस स्कूल को जिता। पहले विकास हुआ या नहीं हुआ? पहले नहीं हुआ। पहले विकास नहीं हुआ। सकते हैं सड़कें यहाँ की संभल की, आप देखिए कूड़ा अभी तक पड़ा रहता है यहाँ पे। नेता कोई यहाँ का सही नहीं है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे? 7 बजे लग रहा है कि आप लोग पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। देखिए साहब, मतदान तो हमें कर रही है और करने का हक भी करता है, मगर सवाल यह है कि हमारे जो संभल क्षेत्र है इसमें किसी ने भी आज तक कुछ नहीं करा। किसी ने कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह जी थे, वो भी आज तक देखो मुख्यमंत्री बने संभल के और ऐसे जीते, बहुत अच्छे वोटों से जीते। ठीक है रवि, सबके मन में विकास यही छिपा हुआ है कि आखिर विकास कौन सा नेता हमें दे सकता है, और यही पूरा समीकरण जनता ने भी बैठाया होगा अपने मन में। उसके बाद सोच समझकर अपने घरों से आज निकलेंगे लोग, और लगातार जी न्यूज भी अपील करता है कि आप जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये आपकी ताकत है और ये तय करेगी कि आपके इलाके का विकास किस तरह से और किस दिशा में होना है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन किस राज्य में किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुद्दों की बाजीगरी नेता तो कर लेते हैं लेकिन जनता नहीं भूलती अपने मुद्दे कभी भी। तो गुजरात की बात पहले कर लेते हैं कि क्या 26 सीटों पर मोदी मैजिक चलेगा। यहां पर ये काफी महत्वपूर्ण होगा। गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के खाते में है, लेकिन इस बार इन सभी 26 सीटों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। असम में एनआरसी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। एनआरसी का एक मुद्दा जो काफी ज्वलंत रहा बीते दिनों, इसे लेकर वोटिंग आज हो रही है असम में। तीसरी बात बिहार की, चूंकि मोदी चाहिए या फिर महागठबंधन, जिसमें खुद ही कई गांठें कई बार पड़ चुकी हैं। इस पर काफी दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला है। बात छत्तीसगढ़ की, चूंकि यहां पर जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद का है, जो हावी है लगातार, लेकिन राष्ट्रवाद इस बार भारी होगा, लोगों ने ये सोच लिया है। तीसरी बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, चूंकि यहां की सियासत तो कुछ अलग ही है। गालीबाज सियासत को यूपी देगा उत्तर, चूंकि गालियों की बौछार चुनावों के दौरान, चुनाव प्रचारों के दौरान आपने भी सुनी होंगी, जिसका उत्तर आज मिलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां पर घुसपैठियों पर ममता को वोट या फिर चोट, बेहद अहम मुद्दा पश्चिम बंगाल का, और इसे लेकर हर पार्टी की तरफ से आपने चुनाव प्रचार में इसका जिक्र भी सुना होगा। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, महामिलावटी गठबंधन या फिर शुद्ध बीजेपी, सीधे सीधे लड़ाई यहां पर इसी मुद्दे को लेकर हो रही है और जनता भी ये सोच चुकी है क्या करना है। महाराष्ट्र में राहुल का सियासी रफाल हिट होगा या फिर क्रैश हो जाएगा। पूरे चुनावी दौर में रफाल मामला ही कांग्रेस के पास मुद्दों में सबसे ऊपर शामिल रहा, तो ये कैसे रहता है देखना काफी दिलचस्प। बात जम्मू कश्मीर की, चूंकि अलगाववादी नेताओं से आजादी मिलेगी, एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये वो मुद्दे जो हर इलेक्शन में रहते हैं सबसे ऊपर, और इस बार ये मुद्दे सभी लोगों के जहन में हैं, और यही जहन में लेकर आज लोग अपने घरों से वोट करने के लिए निकल रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग भी अपने घरों से निकल गए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि पहले मताधिकार का इस्तेमाल कर लें, उसके बाद अपनी बाकी की दिनचर्या में आगे बढ़ें। ब्रह्म प्रकाश, तैयारियां अंतिम चरण में होंगी, यहां पर अब लोग भी पहुंचना शुरू हो गए होंगे।
बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लोग पहुंच गए हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। अच्छी बात यह है कि देखिए सुबह सुबह लोग निकल आए हैं अपनी वोटिंग स्लिप लेके वोट करने के लिए और देखिए कतार लग गई है। और ये तस्वीर है जो ये हौसला बढ़ाती है, प्रोत्साहित करती है उन लोगों को जो घरों से निकलना नहीं चाहते, वोट नहीं करना चाहते। और देखिए एक महिला भी पहुंची है। सुबह सुबह आप आई हैं वोट करने के लिए, क्या सोच के कि पहले वोट कराएं फिर सारा काम? हम तो ये सोच रहे हैं हमारी मोदी सरकार जीते। जी हाँ, तो इसीलिए सबसे पहले निकल आई घर का काम करने से पहले? हाँ जी, सबसे पहले लेकर आए गेहूँ काटने जा रहा है। आप देखिए इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? गेहूं काटने बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, बाकी सारे काम आज बाद में होंगे। और आप लोग भी अपने जहन में इस बात को बैठा लीजिए, क्योंकि आज वोट की ताकत आप लोगों को दिखानी है। तो घर से निकलिएगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिएगा। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। 117 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण की बात हो रही है, सबसे बड़ा चरण। रहिए जी न्यूज के साथ लगातार। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं फौरन।